माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन के मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि जो वस्कुलर परमिबिलिटी होती है उसमें क्या अल्टरेशन होता है और ब्लड फ्लो में क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्कुलर परमिबिलिटी में जो अल्टरेशन होता है। तो जैसा हमें पता है कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो आपकी कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि रेडनेस, पेन और स्वेलिंग। तो ये सब क्यों होता है? तो जो प्रोटीन्स होते हैं आपके वेसल्स में, उनकी परमेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो प्रोटीन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्लाज्मा से लॉस होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो इंट्रावस्कुलर मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो बाहर मतलब इंटेस्टिनल फ्लूइड जो होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक, इसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो आपका बाहर की तरफ फ्लो करने लगता है और जाके आपका इंटरस्टिशियल या फिर एक्स्ट्रावस्कुलर टिश्यू में इकट्ठा होने लगता है, मतलब एक्युमुलेट होने लगता है। तो इस नेट इंक्रीज जो होता है आपके एक्स्ट्रावस्कुलर फ्लूइड में, उसको हम इन्फ्लेमेटरी ऑडिमा बोलते हैं। देखिए यहाँ नॉर्मल फ्लो है, तो जो ये वस्कुलर स्पेस है इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो बाहर का इंटेस्टिशनल फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो भी कांस्टेंट होता है, मतलब इससे बैलेंस्ड होता है। और यहाँ पे किसी तरह की कोई एडिमा यानी कि स्वेलिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपका इन्फ्लेमेशन होता है वैसे ही जो यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉस होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर वैसोडाइलेशन होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और जो इंटेस्टिनल फ्लूइड है उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज होने लगता है। तो ये रिड्यूस होता है, ये इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ के फ्लूइड बाहर की तरफ फ्लो करने लगते हैं और इस आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा होने लगते हैं और ऑडिमा की कंडीशन अराइज। ये जो वस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज होती है वो आपके डिफरेंट मैकेनिज्म में होती है, मतलब डिफरेंट केसेस में अलग अलग तरीके से होती है। उसमें है सबसे पहला है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। तो ये सबसे कॉमन मैकेनिज्म होता है लिकिनेस के इंक्रीज होने का, और ये मेनली अफेक्ट करता है आपके वेन्यूल्स को, और इसमें जो कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि टेम्पररी गैप्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका इंट्रावस्कुलर फ्लूइड होता है वो आपका बाहर की तरफ मतलब एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यूज में यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लीक होने लगता है। ठीक, ये मेनली आपका होता है हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन या फिर अदर केमिकल मेडिएटर्स के रिलीज की वजह से, और इसमें जो रिस्पॉन्स होता है इंजरी में वो इमीडिएट होता है और ये रिवर्सिबल भी होता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब 50 से 30 मिनट्स के लिए होता है, और इसके एग्जाम्पल में है आपको फोर आर्म के स्किन में अगर कोई थर्मल इंजरी हो गई हो। सेकेंड है आपका रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ये जो रिट्रैक्शन होता है मतलब आउटफ्लो होता है या बैकफ्लो होता है वो आपका वेन्यूल्स में होता है। ये भी बहुत रैपिड होता है और शॉर्ट लाइव्ड होता है। इसमें जो होता है जो आपका एंडोथेलियल सेल्स में जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है उसका स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से रिवर्सिबल रिट्रैक्शन होता है, मतलब कि ड्रॉबैक होता है एंडोथेलियल सेल्स में, और ये मेनली मेडिएट होता है आपको साइटोकाइनिन जैसे कि इंटरल्यूकिन 1 या फिर कुछ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की वजह से। इसमें जो एंडोथेलियल रिट्रैक्शन होता है वो अबाउट 4 to 6 आवर्स के लिए डेवलप लगता है, मतलब उसको टाइम लगता है, और लगभग 24 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए हो सकता है। और ये मेनली आपका जब आप मतलब सेल्स के बाहर, बॉडी के बाहर जो इन विट्रो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस टाइम ही आपका इस बेसिस पे होता है लीकेज। ठीक है, थर्ड है मैकेनिज्म आपकी डायरेक्ट इंजरी टू एंडोथेलियल सेल्स। तो जब एंडोथेलियल सेल्स में डायरेक्ट इंजरी होती है तो वो आपको सेल नेक्रोसिस करता है या फिर फिजिकल गैप्स क्रिएट कर देता है, जहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं वो डिटैच होते हैं। ठीक है,
ये इसके बाद क्या होता है कि थ्रोम्बोसिस की प्रोसेस होती है, मतलब इनिशिएट हो जाती है, जहाँ पे आपका एंडोथेलियल सेल्स जो होता है वो डैमेज होता है। ये चेंज मतलब कि जो थ्रोम्बोसिस बिगिन हुआ है और जो सेल नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ है या फिर फिजिकल गैप दिख रहा है, ये चेंज जो होता है वो आपके माइक्रोवस्कुलेचर के को हर लेवल पे अफेक्ट करता है। और ये माइक्रोवस्कुलेचर मेनली होते हैं आपके वेन्यूल्स, कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स। और इसमें जो वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है वो आपको या तो इमिडिएटली दिख सकती है जब इंजरी हुई है, या फिर और लास्ट कर सकती है सर्वल आवर तक या डेज तक, या अगर कुछ डिले पे हो, मतलब 2 से 12 आवर्स के डिले पे भी ये दिखाई दे सकती है और लास्ट कर सकती है आवर्स या डेज में। इसमें एग्जाम्पल हो गया जैसे कि सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में। ठीक है। फोर्थ मैकेनिज्म है आपका एंडोथेलियल इंजरी मेडिएटेड बाय ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो आपके एंडोथेलियम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर ये एक्टिवेटेड जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो आपको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीसीज को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी होती है और जो वस्कुलर लीकनेस होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपके वेन्यूल्स अफेक्टेड होते हैं और ये बहुत ही लेट रिस्पॉन्स है। और इसके एग्जाम्पल में हो गया पल्मोनरी वेन्यूल्स। ठीक है। जब पल्मोनरी वेन्यूल्स होते हैं वहाँ पे आपका ये ल्यूकोसाइट्स के थ्रू एंडोथेलियल इंजरी होती है और वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वहाँ लीकेज होता है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म जो नियोवस्कुलराइजेशन में जो लीकनेस होता है। नियोवस्कुलराइजेशन मतलब न्यू आर्टरीज और कैपिलरीज जो डेवलप होती हैं उनमें जो लीकनेस होता है, ये मेनली आपका कॉज होता है वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर यानी कि VEGF और एंजियोजेनेसिस, जिसमें कि नए ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होता है। तो इन दोनों फैक्टर्स के अफेक्ट में जो न्यूली फॉर्म कैपिलरीज होते हैं या मतलब रिपेयर प्रोसेस के ड्यूरेशन में वो एक्सेसिव लीकी होते हैं, जब तक कि जो एंडोथेलियल सेल्स हो वो डिफ्रेंशिएट न कर जाए और कोई नया इंट्रा सेलुलर जंक्शन ना फॉर्म कर दे। ठीक है। तो ये आता आपका इंक्रीज परमेबिलिटी की मैकेनिज्म, मतलब वो किस किस मैकेनिज्म के थ्रू आपका वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होता है और लीकनेस होता है। ठीक है। मतलब लीक करता है अंदर का जो फ्लूइड, मतलब कि जो वस्कुलर फ्लूइड होता है वो बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैसे आता है और ऑडिमा जैसी कंडीशन कब अराइज होती है। ठीक है। अब जो होता है चेंजेस क्या होते हैं ब्लड फ्लो में इन्फ्लेमेशन के ड्यूरेशन में, तो जैसे ही आपकी इंजरी होती है मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है तो वैसोडाइलेशन होता है। ठीक। इस वैसोडाइलेशन की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है उसके थोड़ी देर बाद ही आपका सर्कुलेशन में वो धीरे धीरे फिर जो ब्लड फ्लो है वो स्लो होने लगता है। जो स्लो होता है वो मेनली होता है कि जो आपके माइक्रोवस्कुलेचर है, मतलब वेन्यूल, स्मॉल वेन्स और कैपिलरीज, उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। जिसकी जो आपके जो आउटपोरिंग हो जाती है प्रोटीन रिच फ्लूइड की इंट्रावस्कुलर एरिया से एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू तक, और इसकी वजह से जो रेड सेल्स का कंसंट्रेशन होता है वो स्मॉल वेसल्स में ज़्यादा हो जाता है और जो ब्लड होती है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था अबाउट आपका मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिसमें हमने देखा कि वस्कुलर परमेबिलिटी जो होती है वो कैसे इंक्रीज होती है, किस किस मैकेनिज्म के थ्रू अलग अलग इन्फ्लेमेशन में, और ब्लड फ्लो में क्या चेंजेस आते हैं और उसका क्या मैकेनिज्म होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।